Hello students, ये वीडियो है for class 11th and chapter is 4 which is chemical bonding and molecular structure। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे molecular orbital theory and hydrogen bonding के बारे में। So first, molecular orbital theory ये डेवलप हुई थी by F. Fun and R.S. Mulliken ने in 1932 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, वैसे ही जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। एटम की बात करेंगे तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उससे जुड़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जी लगभग एक जैसी होती है, कंपेरेबल होती है और उनकी सिमेट्री प्रॉपर होती है। तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी एक दूसरे के लगभग एक जैसी हो, सिमिलर हो, कंपेरेबल हो और उनकी सिमेट्री प्रॉपर हो। वही कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होता है वो उसके ऊपर सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है एक न्यूक्लियस का। एक एटम एक न्यूक्लियस, तो इन्फ्लुएंस भी उसी न्यूक्लियस का होगा। पर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? एटम्स के ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं और उनसे बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जितने एटम्स जुड़ेंगे उनके, मान लो 2 एटम जुड़े तो 2 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अंदर। 3 एटम जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कितने न्यूक्लियस का असर होगा? 3 का असर होगा, क्योंकि 3 एटम जुड़े हैं। तो जितने एटम जुड़े हैं उतने एटम के न्यूक्लियस का असर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिखाई देता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस का होता है और वो डिपेंड करता है कि कितने एटम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। 3 एटम जुड़े हैं तो 3 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा, 2 एटम जुड़े हैं तो 2 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा। तो इस वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, जैसे मोनोसेंट्रिक कहते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक कंसिडर किया जाता है। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी जितने ये कंबाइन करेंगे उतने ही ये बनेंगे। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो उनसे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 बनते हैं। पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और इस वजह से इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस वो किससे गिवन होता है? बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इन मॉलिक्यूल वो दिया जाता है बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, उनके आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं
उन्हें फिल किया जाता है इन अकॉर्डिंग विथ ऑफ यू प्रिंसिपल। वो ओबे करते हैं पॉली एग्जीक्यूशनल प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, वो इन सब को फॉलो करते हैं। इन रूल्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 उसके में बताया है। नेक्स्ट इज LCAO। क्या होता है ये? इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LCAO। हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से, इसे हम कहते हैं वेव फंक्शन में। ये वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, इसे कहते हैं वेव फंक्शन। हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है। अब H2 का मॉलिक्यूल यानी इसमें 2 एटम जुड़े हैं हाइड्रोजन के। एक का नाम हमें दे दिया A, दूसरे का नाम दे दिया B। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे इससे और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्रेस करेंगे इससे। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1। ठीक है। नाउ ये जो स्टेट आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन, जिसे हमने ए को ए और बी माना था, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने साई ए एंड साई बी से एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है। नाउ मैथमेटिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? या तो एडिशन से होगा या सब्ट्रैक्शन से। सिंपली कहें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा और उसी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है? बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो हमने लिए हैं उनके बीच में या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा और उन्हीं से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। अब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो इस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। ये इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में है, यानी इस वाले की एनर्जी कम होगी और इस वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखो, पहला है, यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होंगे इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा और नीचे वाले हम लिखते हैं एडिशन। इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो होगा बॉन्डिंग, इस तरह से, और इनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को इस तरह स्टार से दिखाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन में 1s होता है और 1s यानी SS को जोड़कर सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसलिए ये सिग्मा के लिए निशान है। नीचे वाला बॉन्डिंग है, इसलिए कोई यहाँ पर निशान नहीं है सिग्मा के ऊपर, बट एंटी बॉन्डिंग के लिए हम इस तरीके का साइन शो करते हैं। नीचे एडिशन से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर सब्ट्रैक्शन से बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये है साई ए साई बी, इनसे बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग वाला। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1s हाइड्रोजन एटम के जब जुड़ते हैं तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है।
सो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ क्या कंडीशंस हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। पहली कंडीशन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या लगभग उनकी एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी सिमेट्री होनी चाहिए सेम अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ 2pz, अब 2pz कंबाइन करेगा 2pz के साथ ही, क्योंकि इनकी सिमेट्री कैसी होती है? एक जैसी होती है। अब 2pz 2px या 2pz के 2pz 2px या 2py के साथ तो कंबाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी सिमेट्री एक जैसी नहीं है। नेक्स्ट इज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में जो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जितना ओवरलैप होगा उतनी ही बॉन्डिंग मजबूत होगी। देखो, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किस तरह से डेसिग्नेट किया जाता है? सिग्मा, पाई और ये है आपका डेल्टा का सिंबल। तो ये कुछ आपके डेसिग्नेशन है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को दिए जाते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा है। अब जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकल होता है अराउंड बॉन्ड एक्सिस, जबकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये सिमेट्रिकल नहीं होते। अब देखो, अगर एस एस कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा। अगर 2pz और 2pz कंबाइन करेगा तो भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना, z को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस माना है। px कंबाइन करेंगे तो पाई, और py कंबाइन करेंगे तब भी बनेगा पाई। तो ये चार चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं से हम बनाएंगे एनर्जी लेवल का डायग्राम। अब यहाँ देखो, 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक है सिग्मा 1s और एक है सिग्मा स्टार 1s। स्टार वाले को समझ जाना कि एंटी बॉन्डिंग है, और जिस पे ऐसा कोई निशान नहीं है वो बॉन्डिंग वाला होगा। अब देखो, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। 1s प्लस का साइन है, तो यानी ये वाला जो एडिशन से बनता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग का। अब देखो, दोनों कंबाइन करके सेम साइन है, ऐड कर रहे हैं, पूरा एक कंबाइन कर जाएगा ये, तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि ये देखो, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इनके दो साइन ये दोनों सेम है। 1s भी सेम शेप का है, 1s भी वन शेप का है, सेम शेप का है, बट बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग, और वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, इस तरीके से शो किए जाएंगे, एक प्लस इसके प्लस साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो ये जो आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। स्टार को साइन से कहा जाता है। ये साइन जो होता है ये साइन आपके एंटी बॉन्डिंग के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, एक हमने सिग्मा पढ़ लिया, अब हम एक पाई भी पढ़ेंगे। तो ये है 2px। अब दोनों के बीच में एडिशन है तो बॉन्डिंग का बनेगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखो, एडिशन होगा तो ये पूरा कंबाइन कर जाएगा इस तरह से,
इनके जो ये वाले साइन होते हैं, ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये नीचे वाले कंबाइन कर जाएंगे। तो इन दोनों की ये दोनों साइड से ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसलिए हमने पाई दिखाया है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये आपस में तो कंबाइन कर नहीं सकते, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, पाई स्टार 2px। तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। दो डायग्राम्स है, 14 इलेक्ट्रॉन और उससे कम वालों के लिए, और एक है 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वालों के लिए। तो पहला हम कर रहे हैं, अगर किसी के मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो कैसे बनाया जाएगा उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो कैसे बनाओगे, पहले उसके 1s और 1s कंबाइन करेंगे। 1s से बना सिग्मा, तो पहले देख लो सिग्मा लिख लो इस तरह से, ठीक है। 1s एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। फिर आता है 2s सेम सिग्मा लिख लीजिए, ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग और नीचे बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है। अब बारी है 2p की बारी। नाउ 2p में 2px 2py 2pz तीनों होते हैं, तो कैसे करोगे कंबाइन। अब सबसे पहले 2px आता है, फिर 2py आता है, फिर 2pz आता है, इस तरीके से ये तीनों आते हैं, ठीक है। अब 2px और 2px के जुड़ने से देखो, एक 2px यहाँ से एक 2px यहाँ से जुड़ेंगे, बनाएंगे पाई। एक 2py यहाँ से एक 2py वहाँ से बनाएंगे अगेन पाई, और इससे बनेगा सिग्मा। अब देखो दो हम इकट्ठे लिखे क्योंकि 2px और 2py इनसे जो पाई बॉन्ड बनेगा उनकी जो एनर्जी होगी वो लगभग एक जैसी होती है, तो हम दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। फिर बनता है, ये हो गया 2pz वाला। देखो पहले x y और फिर z, यहाँ नीचे आएंगे बॉन्डिंग वाले। फिर ऊपर की बारी आ गई, तो अब ऊपर यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। इसका होगा पाई स्टार 2px और ये होगा पाई स्टार 2py, ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसे किस तरह से फिल करना है, इससे हम कैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर या डायमैग्नेटिक नेचर यानी उसका मैग्नेटिक नेचर किस तरह पता करेंगे वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है, हम पहला एग्जाम्पल करेंगे फॉर N2, ठीक है। नाउ एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो नाइट्रोजन में कितने हुए 14 इलेक्ट्रॉन। अब एक और दो एटम्स जुड़ रहे हैं, तो इनका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो देखो 1s 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 2s 2s 2p 2p सब कंबाइन करने वाले हैं, तो हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 1s को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। नाउ 1s 1s, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब 2s की बारी आ जाएगी, टू एस में भी एक नाइट्रोजन में कितने थे, एक 2s2 था, और दूसरे नाइट्रोजन में भी कितने थे 2s2 था। देखो ये एक नाइट्रोजन का है, एक ये दूसरे नाइट्रोजन का है, और जो N2 बनता है विच इज़ अ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ शो किए जाते हैं। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें लगाते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। नाउ फिर हम बनाएंगे 2p वाले को इस तरीके से।
ठीक है। नाउ अब टूब में कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 1 2 3। अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले से फटाफट नेमिंग कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विच इज, ऐसे स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, या टोटल हुए 4 इलेक्ट्रॉन। सो पहले भरेंगे 1 2 3 4, फिल हो गया। अब हम जाएंगे 2 वेस के अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 1, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमारे पास तो 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2। अब लास्ट का जो लास्ट में ऑर्बिटल कौन सा है? 2p। जो हमने लास्ट फिल किया है वो है सिग्मा 2pz। और लास्ट वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक नेचर हुआ डायमैग्नेटिक। देखो अगर लास्ट जो भी आपने लास्ट ऑर्बिटल भरा है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक। अगर मान लीजिए आपके लास्ट शेल में, मान लीजिए इसे मैंने इस तरह फिलिंग की और मेरा लास्ट में ये रह गया, तो लास्ट मैंने इसको फिल किया था और ये तो सिंगल रह गया, तो ये इसका मैग्नेटिक नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास 2 मैग्नेटिक नेचर होते हैं, पहला है डाई और दूसरा है पैरा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया लास्ट में तो पैरा, और अगर 2 रह गए तो डायमैग्नेटिक। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगी। अब पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक नेचर है इसका। अब बारी है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। बॉन्ड ऑर्डर, उसका फॉर्मूला कैसा होता है? फॉर्मूला है हाफ Np माइनस Na। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब काउंट करते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्डिंग कितने हैं? देखो यहाँ देखो 2 4 6 8 10, तो 10 हमारे बॉन्डिंग में हो गए इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं, यहाँ तो फिलिंग है नहीं, यहाँ देखो 2 और 2 यानी हो गए 4। 6/2 इक्वल टू 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स होंगे? उनमें बॉन्ड्स होंगे 3। अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब बॉन्ड लेंथ की बारी करते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया। एक चीज़ और, इस बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, बॉन्ड ऑर्डर में अगर Nb ग्रेटर है Na से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूलर होगा स्टेबल। और अगर Na ज़्यादा हो गया Nb से तो मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। और अगर दोनों इक्वल भी हो गए तब भी मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि Nb शुड बी ग्रेटर देन Na, यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम C2 का, ठीक है। अब एक C में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब एक C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 2 C में कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। एक C में क्या होता है? 1s2 2s2 2p, कितने हुए? 2 2 यानी बचे 2, ठीक है। दूसरे कार्बन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सो अब मैं शॉर्ट में लिखने जा रही हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको जब भी ड्रॉ करने के लिए आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम तो आपको पूरा वही ड्रॉ करना होगा जो मैंने आपको अभी पहले कुछ देर पहले कराया था। ये शॉर्ट फॉर्म कर रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि आप लोग, क्योंकि मुझे बार बार ड्रॉ करने की वजह से मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ।
अब हम करेंगे इसकी फिलिंग। नाउ 1s में 1s2 दूसरा भी लिख लेते हैं कार्बन, ठीक है। नाउ 1s2 1s2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें चले जाएंगे और 2 इसमें चले जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें। अब 2 और 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 ऐसे फिलिंग की जाती है, ठीक है। तो हमने लास्ट में से फिल किया। अगेन इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका नेचर क्या होगा, डाई मैग्नेटिक, ठीक है। नाउ अगेन आपको दोबारा समझाने के लिए मैं B2 एग्जाम्पल ले रही हूँ बोरॉन का। एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बोरॉन में कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 दूसरे में भी 1s2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिल हो गए। अब पारी है 2p1 की। 2p1 और दूसरे में भी होगा 2p1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, तो 1 और 2। अब देखो लास्ट में मैंने इसे फिल किया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, यानी लास्ट में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा होता है तो उसका नेचर क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो, ठीक है, तो लास्ट में तो इसे फिल किया है, इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब ये कहलाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो ये केस तो P2 के लिए है। ये मान लीजिए आपके पास कोई केस आ जाता है कि भाई इसमें पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर 2py में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लास्ट वाला है हमें उसे देखना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा। सब कुछ वैसे ही है जैसे आप लोगों ने अभी देखा था। डिफरेंस क्या आएगा, 1s 1s, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नाउ डिफरेंस आता है यहाँ पर, देखो 2p 2p। नाउ यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं सिग्मा 2z को, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग, फिर हम लिखते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बस ये डिफरेंस है कि ये 14 और 14 से लेस वालों के लिए पहले ये आता था और बाद में ये, जबकि 14 से ज़्यादा वालों के लिए ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, और उसके अलावा हर एक चीज़ वैसी की वैसी सेम रहेगी। ठीक है, और मैं इसमें आपको फिलिंग कराने वाली हूँ O2 की। एक ऑक्सीजन वो होता है 1s2 2s2, अब 8 है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। दूसरा ऑक्सीजन भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, ठीक है। हम फिलिंग करते हैं 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिलिंग हो गई 1 2 3 4 की। अब बारी है 2s एंड 2p की। 2s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कर देंगे ना। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गई इसकी पूरी फिलिंग। अब निकालते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर। अब लास्ट में ये फिल हुआ है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बॉन्डिंग का काउंट कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी बॉन्डिंग काउंट लेते हैं,
1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 2। यानी ऑक्सीजन में बॉन्ड्स कितने होते हैं? 2। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर और उनका मैग्नेटिक नेचर निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और ये फोर्स बाइंड करते हैं हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बाइंड करते हैं हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का किसके साथ? विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं मोस्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जैसे कि HF और HF। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ। अब इसका हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, देखो एक हाइड्रोजन एक एटम का, और ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल का है। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और यही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटर का मतलब क्या हुआ? इंटर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं हम लोग। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो इनके बीच में बनेगा। ठीक है, अब देख एक चीज और समझनी है आपने, इनके बीच में जो H और F होता है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गेव होता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है, जबकि हाइड्रोजन पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और ये पार्शियल नेगेटिव। तो HF में के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, एंड दूसरे से जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये HF में इस तरह के आपके पार्शियल चार्जेस बनेंगे। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। इनके आपस के बीच में HF के बीच में देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल का और F दूसरे मॉलिक्यूल का, एक H एक मॉलिक्यूल का और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का, इनके बीच में बना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट आता है इंट्रा। देखो इंट्रा का मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको, इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं बॉन्ड्स को। ठीक, ये वाले नहीं है। अब पूरा सेट ड्रॉ करते हैं इसका। नाउ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये रहा और दूसरा ये हाइड्रोजन है,
तो इनके बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है। अब ये तो नहीं कि एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।